मायोंग, एक ऐसा गांव जिसे आज भी काला जादू और तंत्र मंत्र का गढ़ माना जाता है। अर्जुन, उसकी वाइफ रिया और उनका दोस्त आकाश मायोंग के जंगलों में ट्रैकिंग करने आए थे। रात होने पर तीनों जंगल के अंदर कैंप लगाते हैं। रिया ईयरफोन्स लगाकर गाने सुन रही थी, जबकि अर्जुन और आकाश कैंप फायर के लिए लकड़ियां काटने चले जाते हैं। तभी उन्हें एक पुराने पेड़ के पास जमीन में गड़ा हुआ त्रिशूल दिखाई देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। अर्जुन जैसे ही पेड़ की शाखा काटता है, लकड़ी के अंदर से एक लंबी जंग लगी कील दिखाई देती है और उसी दरार से एक डरावनी पपेट जैसी चीज बाहर निकलती है। अर्जुन डरकर पीछे हटता है, लेकिन तभी कोई अनसीन एंटिटी उस पर हमला कर देती है। आकाश अपने दोस्तों से बिछड़ चुका था। घने धुंध के बीच उसे पेड़ों के पीछे एक डरावनी औरत दिखाई देती है। सफेद साड़ी, सौ काली आंखें और खून से भरा चेहरा। आकाश भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल कोई अदृश्य शक्ति उसे अंधेरे जंगल में घसीट ले जाती है। उधर कैंप के पास रिया हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रही होती है। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो एंटिटी उस पर भी हमला कर देती है और अगले ही पल पूरा जंगल उसकी दर्दनाक चीख से गूंज उठता है। कुछ महीने बाद मायोंग की वही श्रापित कहानी एक बार फिर शुरू होती है। आरव, कव्या, यश, समर और ईशिता इल्लीगल ट्रैकिंग के लिए मायोंग आते हैं। उन्हें रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर वाले सीक्रेट व्यू पॉइंट तक जाना था, लेकिन वहां टूरिस्ट्स का जाना मना था। इसलिए वे मुकेश को गाइड बनाते हैं, क्योंकि उसे जंगल के सारे रास्ते पता थे। जंगल के अंदर मुकेश सबको वार्निंग देता है, जंगल में नेटवर्क नहीं आएगा, ज्यादा आवाज मत करना और कुछ जगहों से दूर रहना। लेकिन ग्रुप उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट मिलता है। वहां घंटियां लटकी थीं और एक बड़ा बोर्ड लगा था, इसके आगे जाना मना है। मुकेश डर जाता है। वह कहता है, इस सीमा के आगे दुष्ट शक्तियां रहती हैं, लेकिन बाकी लोग इसे सुपरस्टिशन समझते हैं। गलती से वे उस सेक्रेड बाउंड्री को डैमेज कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ग्रुप व्यू पॉइंट पहुंचता है और कैंप लगाता है। सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी फोटोग्राफर यश अपने कैमरा में एक भूतिया बूढ़ी औरत देखता है। कुछ सेकंड बाद उसे सच में कोई उसके पैर पकड़कर खींचता है। उसके पैरों पर उंगलियों के निशान भी पड़ जाते हैं, लेकिन बाकी लोग उसकी बात पर हंसते हैं। अब समर चैलेंज लेता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड जगह तक जाकर स्कार्फ बांधकर आएगा। इशिता भी उसके साथ जाती है। जंगल में भटकते हुए दोनों एक पुराना अबैंडन्ड हाउस खोज लेते हैं। घर के अंदर क्रीपी पपेट्स, ब्लैक मैजिक सिंबल्स, रिचुअल सर्कल सब कुछ मौजूद था। इशिता एक पपेट उठाकर सेल्फी लेने लगती है। इशिता घबराकर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी पूरे कमरे की पपेट्स एक साथ हिलने लगती हैं। समर टॉर्च घुमाता है और अंधेरे के कोने में अघोर नाथ को खड़ा देखता है। उसकी जलती हुई आंखें सीधे उनकी तरफ घूर रही थीं। अगले ही पल दोनों जान बचाकर भागने लगते हैं। उधर जंगल में समर और इशिता के गायब होने के बाद मुकेश और आरव उन्हें खोजने निकलते हैं। घने कोहरे और अंधेरे के बीच दोनों टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें सामने से भागते हुए समर और इशिता दिखाई देते हैं। दोनों बुरी तरह डरे हुए थे। कपड़े मिट्टी से सने हुए और सांसें तेज चल रही थीं। उनके पीछे दूर जंगल की गहराई में वह रहस्यमयी काला घर दिखाई दे रहा था, मानो कोई अब भी उन्हें देख रहा हो। मुकेश, आरव, इशिता और समर किसी तरह जंगल से निकलकर कैंप तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कैंप के पास असली इशिता और समर पहले से खड़े थे। कुछ पल के लिए पूरा जंगल बिल्कुल खामोश हो जाता है। हवा तक रुक जाती है। तभी मुकेश की नजर जमीन पर पड़ती है। रास्ते भर उनके साथ चलने वाले समर और इशिता के पैरों के निशान थे ही नहीं।
सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है जिनके साथ वे जंगल से वापस आए थे वे इंसान नहीं बल्कि अघोरनाथ के भेजे हुए मायावी साए थे, और असली खतरा अभी भी जंगल के अंधेरे में उनका इंतजार कर रहा था। अघोरनाथ की कहानी जंगल के बीच जलती हुई आग के आसपास सभी चुप बैठे थे। हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। तभी बीरेन गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करता है, जो कुछ तुम लोगों ने देखा है उसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि कई दशक पहले हुई थी। मुकेश बताता है कि वर्षों पहले मयोंग में अघोरनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह साधारण तांत्रिक नहीं था। कहा जाता था कि उसे तंत्र मंत्र और गूढ़ विद्याओं का असाधारण ज्ञान था। धीरे धीरे उसकी शक्ति की भूख बढ़ने लगी। अघोरनाथ कई वर्षों तक असम और अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में भटकता रहा। प्राचीन श्मशानों, सुनसान गुफाओं और निषिद्ध तांत्रिक स्थलों पर साधनाएं की। जितनी शक्ति उसे मिलती गई उतना ही उसका मन अंधकार में डूबता गया। वह मानने लगा कि इंसानों की जीवन शक्ति को अपने अंदर समाहित करके अमर बना जा सकता है। धीरे धीरे मेयोंग के आसपास अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। जंगल में जाने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। बच्चों के लापता होने की घटनाएं बढ़ने लगीं, लेकिन कोई भी सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक रात गांव के कुछ लोगों ने जंगल के भीतर एक गुप्त स्थान खोज लिया। वहां जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। अघोरनाथ काले तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। चारों ओर अजीब प्रतीक बने हुए थे। टूटे हुए पुतले, राख, हड्डियां और तांत्रिक चिन्ह बिखरे पड़े थे। पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो गया। गांव के मुख्य पुजारी ने विशेष अनुष्ठान की तैयारी की। कहा जाता है कि उस रात भयंकर तूफान आया था। आसमान में बिजली चमक रही थी और मेयोंग का जंगल मंत्रों और चीखों से गूंज रहा था। आखिरकार गांव वाले और पुजारी मिलकर अघोरनाथ को मारने में सफल हो गए। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई। मरने के बाद भी उसकी आत्मा समाप्त नहीं हुई। वह पहले से भी अधिक खतरनाक बन चुकी थी। तब पुजारी को एहसास हुआ कि अघोरनाथ की आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल कैद किया जा सकता है। इसके बाद एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किया गया। अघोरनाथ की भटकती आत्मा को एक अभिशप्त पपेट में बांध दिया गया। फिर उस पपेट को एक प्राचीन पेड़ के भीतर बंद करके लोहे की पवित्र कीलों से जड़ दिया गया। पेड़ के चारों ओर सुरक्षा मंत्रों का घेरा बनाया गया और गांव वालों को चेतावनी दी गई, जिस दिन यह कील निकलेगी उस दिन अघोरनाथ फिर लौट आएगा। मुकेश की आवाज अचानक रुक जाती है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। आग की लपटें अचानक तेज हो उठती हैं और जंगल के अंधेरे से किसी के धीमे हंसने की आवाज सुनाई देती है। और वही कील अर्जुन ने एक्सीडेंटली निकाल दी थी। यानी अर्जुन ने अननोइंगली अघोरनाथ को आजाद कर दिया। मयंक का आतंक रात धीरे धीरे और भयावह होती जा रही थी। मुकेश, आरव, काव्या, यश, समर और इशिता जंगल के अंदर काफी दूर आ चुके थे। अब अघोरनाथ पूरी तरह जाग चुका था। वह लोगों को भयानक हेलुसिनेशंस दिखाने लगता है। उसकी कैद की हुई आत्माएं इंसानों का रूप लेकर जंगल में भटकाती थीं और फिर उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देती थी। सबसे पहले यश उसका शिकार बनता है। घने धुंध के बीच उसे मुकेश दिखाई देता है, जो उसे एक अलग रास्ते पर चलने के लिए कहता है। यश उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे सामने एक और मुकेश दिखाई देता है। अब उसके सामने दो दो मुकेश खड़े थे, दोनों बिल्कुल एक जैसे, एक ही चेहरा, एक ही आवाज, और दोनों खुद को असली बता रहे थे। यश घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करे। तभी उनमें से एक मुकेश के चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें पूरी काली हो जाती हैं और चेहरा असामान्य रूप से बदलने लगता है। यश भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो चीज उस पर झपट पड़ती है। अगले ही पल पूरा जंगल उसकी दर्दनाक चीख से गूंज उठता है और अघोरनाथ अपना पहला शिकार कर चुका था। फिर घने कोहरे के बीच इशिता एक पुराने पेड़ के सामने खड़ी थी और बाकी दोस्तों को खोज रही होती है,
अगले ही पल अंधेरे से निकले साए उसे घसीटकर जंगल में ले गए। उसकी चीख दूर तक गूंजी। फिर सब कुछ शांत हो गया। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ उसका लाल स्कार्फ मिला। धीरे धीरे पूरा ग्रुप टूटने लगता है। मुकेश के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी वह कहता है, सालों पहले गांव के पुजारियों ने पूरे जंगल के चारों ओर एक पवित्र सुरक्षा रेखा बनाई थी, एक ऐसी सीमा जिसे कोई भी दुष्ट आत्मा पार नहीं कर सकती। यही कारण था कि जंगल के उस हिस्से को रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट घोषित किया गया था। मुकेश बताता है कि अगर वे उस बाउंड्री के पार पहुंच गए तो अघोरनाथ और उसके मायावी साए उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुनते ही सभी पूरी ताकत से दौड़ने लगते हैं, लेकिन अघोरनाथ भी उनकी योजना समझ चुका था। घना कोहरा जंगल को निगलने लगता है, रास्ते बदलने लगते हैं और उसकी मायावी शक्तियां एक एक करके सबको एक दूसरे से अलग करने लगती हैं। कुछ ही पलों में पूरा ग्रुप बिछड़ जाता है और जंगल में सिर्फ अघोरनाथ की डरावनी हंसी गूंजती रह जाती है। आरव पूरी ताकत से जंगल में दौड़ रहा था। आखिरकार बचने का पवित्र सुरक्षा रेखा सामने था। तभी पीछे से किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। आरव मुड़कर देखता है। कोहरे के बीच समर जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। उसका पैर किसी जड़ में फंसा हुआ था। वह उठ नहीं पा रहा था। आरव कुछ पल के लिए रुकता है, लेकिन समार उसकी तरफ बेबस नजरों से देख रहा था। अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। वह वापस समार की ओर दौड़ पड़ता है। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचता है और तभी आरव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। समार की मुस्कान अस्वाभाविक होने लगती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ जाती हैं। कोहरे के बीच उसकी चीख गूंज उठती है और फिर घने कोहरे में भटकते भटकते मुकेश और कव्या जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां किसी इंसान का जाना मना था। उनके सामने एक पुरानी सड़ी गली कुटीर खड़ी थी, जैसे कोई सदियों से उनका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, चारों ओर मोमबत्तियां जल उठती हैं। कमरे के बीचों बीच अघोरनाथ बैठा था, शांत लेकिन मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल मुकेश को एक अदृश्य शक्ति हवा में उठा लेती है। उसका शरीर जमीन से कई फीट ऊपर लटक जाता है। मुकेश अपने गले को पकड़कर छूटने की कोशिश करता है, मानो कोई अदृश्य हाथ उसका दम घोंट रहा हो। उसकी सांसें तेजी से टूटने लगती हैं और अंधेरे के बीच अघोरनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी चमकती नारंगी आंखें सीधे मुकेश पर टिकी थी। उसका शरीर जोर से जमीन पर आ गिरता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुकेश हिल भी नहीं पाता। अघोरनाथ अपनी भयावह शक्ति का प्रयोग करता है और अगले ही पल उसकी आत्मा शरीर से खींचकर बाहर निकाल लेता है। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल जाती है, मानो उसे फिर से कुछ वर्षों की जिंदगी मिल गई हो। अब कुटीर में सिर्फ काव्या बची थी और अघोरनाथ की नजरें धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रही थीं। अघोरनाथ जानता था कि काव्या को मारना उसके लिए सबसे आसान काम था, लेकिन उसे एक और बलि नहीं चाहिए थी। उसे चाहिए था एक जिंदा जाल, एक ऐसा मोहरा जो उसकी ओर से शिकार ढूंढ कर लाए। अघोरनाथ की चमकती नारंगी आंखें काव्या पर टिक जाती हैं। काव्या पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा है। उसके कानों में धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं, ऐसी आवाजें जिन्हें कोई और नहीं सुन सकता था, जैसे अंधेरे में छिपी सैकड़ों आत्माएं उसे बुला रही हों। उसकी धड़कनें धीमी पड़ने लगती हैं, डर गायब होने लगता है और उसकी जगह एक अजीब सा सुकून भरने लगता है जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं था। धीरे धीरे उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। उनमें जीवन की जगह एक गहरा खालीपन उतर आता है। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरती है, धीमी, ठंडी और इतनी भयावह कि खुद अंधेरा भी उससे डर जाए। अघोरनाथ ने उसे मारा नहीं था, उसने उससे कहीं ज्यादा खतरनाक काम किया था। उसने उसकी आत्मा के चारों ओर अपना मायाजाल बुन दिया था। अब काव्या जिंदा थी, लेकिन उसकी इच्छा, उसके विचार और उसका अस्तित्व सब अघोरनाथ के थे।
उस रात कुटीर से बाहर एक लड़की निकली थी, लेकिन जंगल में लौटी चीज इंसान नहीं थी। वह अघोरनाथ का नया जाल थी और मयंक के अंधेरे में एक नया शिकार इंतजार कर रहा था, क्योंकि शिकार का खेल खत्म नहीं हुआ था, वह तो बस अब शुरू हुआ था। कुछ दिनों बाद मायों के जंगल में अपनी श्रापित झोपड़ी के अंदर अघोरनाथ नए शिकारों का इंतजार कर रहा था। उसकी अमृता अभी अधूरी थी और उसे और आत्माओं की जरूरत थी। तभी जंगल में एक नया ट्रैकिंग ग्रुप दाखिल हुआ। उनके साथ थी काव्या, वही काव्या जो अब अघोरनाथ के वश में थी। वह अपने नए दोस्तों के साथ हंसते हुए जंगल के भीतर बढ़ रही थी, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। वह उन सभी को धीरे धीरे अघोरनाथ की झोपड़ी की ओर ले जा रही थी। दूर अंधेरे में बैठा अघोरनाथ मुस्कुरा रहा था। नए शिकार उसके पास आ रहे थे और उसकी अमृता अब एक कदम और करीब थी। लेकिन इस बार उसे नहीं पता था कि इस नए ग्रुप में कोई ऐसा भी था जो उसकी सदियों पुरानी योजना को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था।